जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, हम 72वें बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट करने वाला है, जो कि दृष्टि आईएएस के द्वारा जो 72वें बीपीएससी प्रीलिम्स का आपका टेस्ट कराया जा रहा है, उसका हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर आज आपका 21 होने वाला है। ध्यान रखें, जो एफएलटी आपका 7 होने वाला है। चलिए यार, वीडियो को भैया 1.10x पे देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और देखिए, आपका एग्जाम होने में ज़्यादा दिन नहीं बचा, मात्र 14 दिन आपका बचा हुआ है। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। पार्ट 1 अब पार्ट 2 के थ्रू आपका ये कंप्लीट होगा। ध्यान में रखिए, पार्ट 1 आपका 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आज आपका फुल व्याख्या के साथ में कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला नंबर प्रश्न बताइएगा, हर्षवर्धन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? हर्षवर्धन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन ए में हर्ष ने सिन्हुन्नू, देखिए, अरे चुप रहो ना यार, बड़ी डिस्टर्ब करता है। देखिए, हर्ष ने सहिष्णु धार्मिक नीति अपनाई और विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान दिखाया, जो कि बिल्कुल आपका एक कथन सही है। कथन 2 में है, देखिए, यद्यपि शुरू में वह शैव मत का अनुयायी था और बाद में वह महायान बौद्ध धर्म के संरक्षक बन गया। तो ये कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन से संबंधित दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। बताइए, 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई हैंड स्पेज की लड़ाई किस भारतीय शासक और सिकंदर महान के बीच हुई थी? बताइए, किस भारतीय शासक और सिकंदर महान के बीच हुई थी? तो कब? पोरस के बीच में हुआ था। ध्यान में रखिए, देखिए, हैंड स्पेज की युद्ध सिकंदर महान और राजा पोरस 326 ईसा पूर्व के बीच झेलम नदी हैंड स्पेज के तट पर लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। बताइए, गुप्त काल में गैर कृषि भूमि के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका खील शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, गुप्त काल में गैर कृषि भूमि के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो खील शब्द का प्रयोग किया जाता था। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, समकालीन ग्रंथों जैसे कि अमरकोश में विभिन्न फसलों का विवरण मिलता है, जिसमें धान, कपास, तिलहन, नील और सरसों के बीज शामिल हैं। इस युग के लोग कृषि के क्षेत्र के गहन ज्ञान रखते थे और विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ में कुछ साझेदारी करते थे। अमरकोश में मृदा को 12 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कौन सा? देखिए, खील इसी में आ जाएगा भैया, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। बताइए, महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन करने वाला कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? अगर भी आपको 72वें बीपीएससी टेस्ट सीरीज का आपको चाहिए होगा, तो प्लीज़ आपका देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक होगा, बहुत सारे किताब होंगे। आपके एग्जाम में बहुत कम दिन बचा हुआ, किताब आप ऑनलाइन कर लीजिए और उसको थोड़ा सा आप लोग पूरा सेट लगा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका हर सर का उसमें जो किताब आपको दिया गया है। ध्यान रखिए, जिसका मन होगा उसका आप लोग ऑनलाइन करके मार लीजिएगा। क्वेश्चन क्या था? महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन करने वाला कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपका भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। देखिए, कल्पसूत्र जैन धर्म, विशेष रूप से श्वेतांबर संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जिसमें जिसमें महावीर और अन्य तीर्थंकरों की जीवनी और इसके पारंपरिक रूप से पर्युषण पर्व के दौरान सुनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह आचार्य भद्रबाहु द्वारा रचित था, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग अंतिम सितुकलेविली जैसे कि ज्ञान ग्रंथों के पूर्ण ज्ञान के धारक थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं भैया, प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 में, पांड्य शासक किसी भी युद्ध में चेरों से पराजित करने में कभी सफल नहीं हो सके। क्या बोला? पांड्य शासक किसी भी युद्ध में चेरों को पराजित करने में कभी सफल नहीं हो सके। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका बिल्कुल गलत है। कथन 2 में, इस पांड्य वंश के अंतिम शासक मारवर्मन राजसिंह तृतीय चोल राजा प्रांतक प्रथम को पराजित किए थे। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर, केवल 2 आपका सही है, तो याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। बताइए, नर्तकी की प्रसिद्ध तांबे की मूर्ति किस सिंधु घाटी स्थल पर खोजी गई थी? बताइए, नर्तकी की प्रसिद्ध तांबे की मूर्ति किस सिंधु घाटी स्थल पर खोजी गई थी? किस सिंधु घाटी स्थल पर आपको खोजी गई थी? तो ये आपका जो मोहनजोदड़ो में आपको खोजी गई थी। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नृत्य करती हुई लड़की की प्रसिद्ध
तांबे की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठान कलाकृतियों में से एक है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व में वर्तमान पाकिस्तान के उच्च पश्चिम भारत में विकसित हुई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ में जुड़ जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा भैया। इसमें हर एक सेट, जितना भी सेट आपका होगा जो ट्रेंडिंग में रहेगा, वो हर एक चीज़ का हम सेट कराते रहेंगे। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिंधु घाटी सभ्यता से पूरा जानकारी आपको नहीं है, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गया भैया। कौन उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? कथन 1 में सिंधु घाटी में मानव आकृतियों को टेराकोटा यानी कि मूर्तियाँ कंस्या और पत्थर की मूर्तियाँ की तुलना में अधिक यथार्थवादी और प्रकृत थी। क्या आपका कथन 1 सही है? तो कथन 1 आपको बिल्कुल सही नहीं है। कथन 2 में यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, परंतु इससे बनी हुई मोहरों का कोई प्रमाण नहीं मिला, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दोनों आपका कथन गलत है। दोनों कथन गलत हो जाएगा, तो सही बोल रहे थे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं 1 नहीं 2। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी नहीं रखे हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना। देखिए, 1 में अशोक स्तंभ और एकेमेनियम स्तंभ दोनों एकाश्म में एक पत्थर से बने संरचना थी, जो विभिन्न अंकलरणों से सुसज्जित थी। क्या कथन 1 आपका सही है? कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सही नहीं है। कथन 2 में आपका है मुरकालीन स्तंभों की सतह सामान्यतः चिकनी होती थी, जबकि फारसी स्तंभों की सतह पर धारियाँ या रेखाएं उकेरी जाती थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए, कथन 2 आपका बिल्कुल सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। तंजावुर और बृहदेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, कथन 1 में इसे नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा बनाया गया था और इन्हें प्राचीन काल के सबसे ऊंचा विमान है। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका जो है सो बिल्कुल, क्या बताइए, कथन 1 आपको बिल्कुल कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल सही नहीं है। इसमें राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा निर्मित किया गया और बाद में क्या होयसलों के अधीन इसका विस्तार हुआ, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, इसे राजा चोल द्वारा बनाया गया था और यह अपने ऊंचे विमान तथा एकाश्म शिखर के लिए प्रसिद्ध था। ये आपको बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन कौन सा कथन आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपका राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा आपका बनवाया गया था। ध्यान में रखिएगा। देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में बनाया गया था। यह मंदिर सोलंकी वंश का राजा भीमदेव प्रथम द्वारा 1026 ईस्वी में बनवाया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 बताइएगा। देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, स्थापत्य कला संबंधित पद है और विवरण है। क्या करना है हम लोग को? तो मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, 1 में आपका कलश आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, शिखर के ऊंचे चौड़े मुंह वाला सजावटी। ध्यान रखिए, 1 आपका 2 में हो जाएगा। देखिए, छत्र आपका हो जाएगा स्तूप के शीर्ष पर छत्राकार संरचना। देखिए, चैत्य आपका हो जाएगा एकमात्र होकर पूजा करने का स्थान। ये अंड हो जाएगा अर्धवृत्ताकांत गुंबद। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा रोकिएगा भैया, थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सारा हो जाएगा स्थापत्य कला हो जाएगा और ये सारा आपका विवरण हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। बताइए, अकबर के अधीन मुख्य दीवान एक कुल मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार था? किसके लिए जिम्मेदार था? शाही खजाने और खातों का पर्यवेक्षण। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अकबर के शासनकाल के दौरान मुख्य दीवान, जिसे दीवान एक कुल के नाम से जाना जाता था, का कार्यकाल अधिक मजबूत हुआ था। अकबर ने इसे
राजस्व संबंधी अधिकार सौंपे जिनके प्रशासनिक जिम्मेदार में बदलाव था आया। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत के राजपूतों राजवंशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है। मध्यकालीन भारत के राजपूत राजवंशों के संदर्भ में कौन सा सुमिलित आपका नहीं है, ये आप लोग को बताना है। देखिए ए में आपका है कौन सा सुमिलित नहीं है। देखिए ए में सिसोदिया चित्तौड़ बिल्कुल सही सुमिलित है। बी में है खचवाहा उदयपुर, ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है। ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है। सी में है राठौड़ जोधपुर बिल्कुल सही है। चौहान बिल्कुल सही है। इसमें बोला कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं है। देखिए सिदोसिया राजपूतों का प्रसिद्ध चित्तौड़ क्या है, चित्तौड़ के बाद उदयपुर रहा है। ध्यान में रखिएगा। देखिए खचवाहा क्या है, कछवाहा राजपूतों की मूल राजधानी आमेर थी। कहाँ थी, आमेर थी। यहाँ काट दीजिएगा और लिख दीजिएगा आमेर थी। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पाते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। बताइए औरंगजेब के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, औरंगजेब के शासनकाल के संदर्भ में, और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए उसके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य अपनी अधिकतम भौगोलिक सीमा तक पहुंच गया। क्या कथन एक आपका सही है, कथन एक आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका इसके शासनकाल में सिखों और सतनामियों द्वारा क्षेत्रीय विद्रोह देखा गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन आपका सही है। किसके बारे में, औरंगजेब के शासनकाल के बारे में, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला 15 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए नेतृत्व करता हो गया, ये तीनों का नेतृत्व करता हो गया। ये आपका हो गया पानीपत के द्वितीय युद्ध के दौरान समृद्धता। देखिए इसमें बोल रहा है कौन से सही सुमिलित हैं, कौन से आपके सही सुमिलित हैं, ये आप लोग को बताना है। देखिए ए में आपका है बैरम खान मुगल कमांडर इन चीफ, बिल्कुल आपका एक तो आपका सही सुमिलित है। दो में हेमू सूर साम्राज्य के अधीन हिंदू सेनापति, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। आदिल शाह मुगल सेनाओं का सहयोगी, बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो मध्यकालीन भारत में रुपया नामक मानक चांदी के सिक्के की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, बताइएगा। ये मध्यकालीन भारत में रुपया नामक मानक चांदी के सिक्के की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, बताइएगा किसके द्वारा की गई थी। तो शेरशाह सूरी के द्वारा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। देखिए शेरशाह सूरी जो सूर्य वंश के संस्थापक थे, उन्हें रुपया नामक मानक चांदी के सिक्के शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा। उन्होंने 16वीं शताब्दी में लगभग 178 ग्रैम लगभग 11.5 ग्राम वजन वाला यह सिक्का प्रचलन में आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। बताइए अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, बताइए अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो प्राथमिक उद्देश्य आपका क्या था, प्राथमिक उद्देश्य आपका सैन्य प्रशासन के केंद्रीकरण करना और सेना को बनाए रखना। ध्यान रखिएगा। देखिए सैन्य प्रशासन को केंद्रीकरण करना और सेना को बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अकबर का मनसबदारी प्रथा शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो सैन्य प्रशासन को केंद्रीकरण रखना और सेना को बनाए रखना, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न बताइएगा। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए ईसा का प्राथमिक कार्य क्या था, तो सल्तनत काल के दौरान दीवान ए ईसा का प्राथमिक कार्य क्या था। तो प्राथमिक कार्य आपका देखिए सही पत्राचार का प्रारूप तैयार करना और संचार बनाए रखना, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इसका थोड़ा सा हम लोग सोल्यूशन जानते हैं। देखिए दीवान ई इंसा दिल्ली सल्तनत काल के दौरान शाही पत्राचार का एक प्रमुख विभाग था। इसके नेतृत्व में दिवीर ने किया था कि जिनकी मुख्य जिम्मेदारी शाही आदेशों के प्रारूप तैयार करना है और प्रेरित करना एवं केंद्रीय प्राधिकरण तथा प्रांतीय इकाइयों को बीच संचार को बनाए रखना था, ध्यान रखिएगा। अगर फिर से अगर सोल्यूशन सुनना भी है तो एक बार वीडियो को पीछे कर लीजिए और सुन लीजिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। 19 नंबर प्रश्न बताइए। रांगा संघा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या बोल रहे रांगा संघा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए ए में आपका उन्होंने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राजपूत वंश का नेतृत्व किया, जो कि बिल्कुल सही है। उन्होंने बाबर को लोधी के खिलाफ युद्ध के लिए भारत को आमंत्रित किया, जो कि बिल्कुल सही है। इनमें एक बड़ी सेना
के बावजूद भी उन्हें बाबर से पराजय का सामना करना पड़ा। बिल्कुल आपका सही है। ध्यान में रखिए रंगा संघ के बारे में निम्नलिखित में से तीनों का कथन आपका सही है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। बताइए सूची 1 सूची 2। सूची 1 में क्या करना आपका, देखिए सारा विद्रोह हो गया है, ये आपका कब हुआ शायद यही आपको बताना। देखिए बताइए पहाड़ियाँ विद्रोह, पहाड़ियाँ विद्रोह वर्ष 1878 में राजपूत पहाड़ियों में हुआ था, 1878 में हुआ था। बताइए चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह वर्ष 1766 से लेकर 1772 के वर्ष 1995 से 1816 में मिदानपुर जिले में हुआ था। ध्यान में रखिए कब हुआ था, तो 1795 से लेकर 1816, तीन में हो जाएगा। बताइए संथाल विद्रोह कब हुआ था, इसको अगर नहीं पता होगा भैया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। संथाल विद्रोह सबसे बड़ा जनजातीय आंदोलन में से एक था जो वर्ष 1855 से लेकर 56 में हुआ था। ध्यान में रखिए कब हुआ था, 55 से 56 में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 में हुआ था। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन तो आपको सबको याद ही होगा भैया, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन आप लोग को नहीं याद होगा तो कौन सा क्वेश्चन याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न 21 की ओर। बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज आंदोलन की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा वर्णन करता है। बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज आंदोलन की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है। सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, देखिए स्वरूप में पुनः स्तुत पुनरु तथ्यानवादी लेकिन विषय वस्तुओं में सुधारवादी। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमसे गलती हो गई यहाँ पढ़ने में भी है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, गाली गलौज नहीं कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। और उसका सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए हैं, माफ़ कीजिएगा हमको। 22 नंबर प्रश्न बताएं, निम्नलिखित में से किसने भारत में फरायजी आंदोलन की स्थापना की। बताइए निम्नलिखित में से किसने भारत में फरायजी आंदोलन की स्थापना की थी, किसने किए थे। तो ये आप लोग को पता होगा भैया किसने किए थे, तो ये आपका किए थे देखिए हाजी रहतुल्लाह किए थे। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फराजी आंदोलन 19वीं सदी में बंगाल का एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य इस्लाम को शुद्ध करना था। ध्यान में रखिएगा, जिसे गैर इस्लामी प्रथाओं को हटाना और कुरान द्वारा निर्धारित फर्ज के आधार पर इस्लाम की सच्ची भावना को पुनर्जीवित रखना और शामिल रखना। देखिए इसकी स्थापना कौन की थी, राजी देखिए शरीयतुल्लाह ने 1820 के दशक में की थी। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। बताइए 1937 के प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन एक, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत आयोजित किया गया था, जो बिल्कुल सही है। दो आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 नंबर प्रश्न बताइएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित, देखिए क्या बोल रहे हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है। देखिए एक में यह मुख्यतः राजनीतिक नगर कन्नौज पर आधारित के लिए संघर्ष था। क्या कथन एक आपका सही है, तो कथन एक आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन दो में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहारों राष्ट्रकूटों एवं पालों के मध्य हुआ था, जो कि कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिए कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर कौन सा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न 25 की ओर। बताइए भारत रक्षा अधिनियम 1915 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए भारत रक्षा अधिनियम 1915 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में यह अधिनियम केवल प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के तहत प्रांतों पर लागू था और ब्रिटिश बलूचिस्तान एवं संथाल परगना जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों से बाहर रखा गया था। क्या कथन एक आपका सही है, तो कथन एक आपका बिल्कुल सही नहीं है। कथन दो में है, देखिए अधिनियम ने अधिकारियों को दुश्मन की सहायता करने के संदेह में व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया और यहाँ तक कि कुछ मामलों में मृत्युदंड भी निर्धारित किया। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन ये आपका कथन दो आपका बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिए भारत रक्षा अधिनियम 1915 के संबंध में कथन एक तो गलत है, कथन दो आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहले घटित हुई घटना के प्रारंभ से करते हुए सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित घटनाओं को
सबसे पहले घटित हुई घटना से प्रारंभ करते हुए सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ध्यान रखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहला आपका हो जाएगा पाइका विद्रोह। पहला हो जाएगा पाइका विद्रोह। ध्यान रखिए, पाइका विद्रोह 1817 का पाइका विद्रोह उड़ीसा के गजपति शासकों के अधीन किसान सैन्य बल पाइकों द्वारा किया गया था। ध्यान में रखिएगा। दो में देखिए उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिए, उसके बाद आपका हो जाएगा रामोशी विद्रोह। रामोशी विद्रोह आपका ये पहला हो गया, ये दूसरा हो जाएगा। देखिए रामोशी विद्रोह 1822 से लेकर 1826। रामोशी जो पहले मराठा राज्य के अधीन सैनिक सेवाओं के कार्यरत थे। ध्यान रखिएगा, राज्य के पतन के बाद कृषि की ओर मुड़ गए। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम विद्रोह, ये आपका तीसरा हो जाएगा। ध्यान रखिए, विशाखापट्टनम विद्रोह आपका तीसरा हो जाएगा। तीसरा में देखिए विशाखापट्टनम विद्रोह 1827 से लेकर 1830 कर ना चुकाने पर संपत्ति भी जब्त और कठोर दंड के कारण विशाखापट्टनम क्षेत्र अस्थायी जमींदारों ने बरिंद्रनाथ क्या बरिभद्र के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। ध्यान में रखिएगा। तो ये तीन, उसके बाद आपका हो जाएगा गडकरी विद्रोह, ये आपका 4 नंबर हो जाएगा। ध्यान में रखिए, गडकरी विद्रोह आपका 4 नंबर हो जाएगा। तो गडकरी विद्रोह 1844। गडकरी जो मराठा शासन के अधीन पारंपरिक सैनिक थे। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुलाम वंश के दौरान चालीसा दौरान बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुलाम वंश के दौरान चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी शब्द का सही व्याख्या करता है। सही व्याख्या आपका कौन करता था, सुल्तान को सलाह देने वाले 40 प्रतिष्ठित तुर्क कुलीनों का समूह। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की। तो 1920 के दशक के दौरान वामपंथी राष्ट्रवादियों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख मांगे या विचार थे। तो 1920 के दशक के दौरान वामपंथी राष्ट्रवादियों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख मांगे या विचार थी। कौन सा मांगे या विचार थी, तो देखिए इसमें बोला सही उत्तर चुने बोले। देखिए एक पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज, ये आपको बिल्कुल मांग थी। औपनिवेशिक विरोध और सामाजिक न्याय का समन्वय, ये आपका विरोध थी। देखिए स्वराज्यवादियों और अपरिवर्तनवादियों दोनों की आलोचना, ये भी आपका बिल्कुल सही थी। ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित यात्रियों में से किसने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत नयनकार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण दिया। बताइए निम्नलिखित यात्रियों में से किसने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत नयनकारा प्रणाली का विस्तृत विवरण दिया था। बताइए कौन दिया था, ये आपका दिए थे डोमिंगो पेस दिए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए नयनकार प्रणाली का विस्तार के अध्ययन 2 पुर्तगाली यात्रियों डोमिंगो पायस और फर्नाओ नूजीन ने किया था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। बताइए पाल वंश के संस्कृति योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन ए में पाल कला शैली ने नेपाली और तिब्बती बौद्ध कला पर गहरा प्रभाव डाला, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में पाल वंश ने गलत है भी। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। बताइए उत्तर पश्चिम में स्थित निम्नलिखित में से किस पर्वत दर्रे ने भारत और मध्य एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य किया। क्या किया था, प्रवेश द्वार के रूप में कार्य किया था। तो ये आपका खैबर दर्रा काम किया था। देखिए इसका कारण थोड़ा जानते हैं। उत्तर पश्चिम में स्थित निम्नलिखित में से किस पर्वत दर्रे ने भारत और मध्य एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य किया था, वो आपका खैबर दर्रा है। ध्यान रखिए। देखिए खैबर दर्रा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रों में से एक रहा है। बताइए इसका क्वेश्चन तो भैया आंसर हम नहीं बताएंगे। श्रीलंका को निम्नलिखित में से क्या भारत से अलग करता है, इसका आंसर बता देंगे भैया तो आप लोग के साथ में नाइंसाफ़ी हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, जो है सो आपका भारत को श्रीलंका से अलग करता है। 33 नंबर बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले डेल्टा बनाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले डेल्टा बनाती है। तो ये आपका महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी बनाती है। ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए
सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन एक में आपका है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान मूल रूप से एक भूसमकालिक अवनमन था जिसका विकास मुख्यतः हिमालय पर्वत निर्माण के तीसरे चरण के दौरान हुआ था, जो कि बिल्कुल एक कथन आपका सही है। कथन 2 में आपका देखिए इस मैदान में जलोढ़ निक्षेपण की औसत 100 बिल्कुल गलत है भैया, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलत है। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1000 यहाँ लगा दीजिएगा, 1000 लगा दीजिएगा और यहाँ पर लगा दीजिएगा आपका 2000 मीटर तक। इस मैदान में जलोढ़ निक्षेपों की औसत गहराई 1000 से लेकर 2000 मीटर तक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए। तो देखिए सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के संदर्भ में केवल कथन एक आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की आपका सबसे ऊंची चोटी कौन सा? दिंगगढ़ा है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 36 नंबर पर। देखिए वन लाइनर है भैया, वन लाइनर में थोड़ा सा हम लोग फास्ट में निकलेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। भारत में शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी जेट स्ट्रीम का द्विभाजन का कारण कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो भारत में शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्विभाजन का कारण निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है? कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो ये आपका हिमालय पर्वत श्रेणी है। देखिए शीत ऋतु के दौरान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम जेट स्ट्रीम तीव्र गति से बहती है। यह स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती है तो यह विशाल हिमालय अवरोध से टकराती है, जिसके यह 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एल्युमिनियम षड्यंत्र राज्य के साथ सम्मिलित नहीं है? क्या बोला? एल्युमिनियम षड्यंत्र राज्य सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा आपका सही सम्मिलित नहीं है? चलिए बताइए। देखिए ए में है रेणुकूट उत्तर प्रदेश, ये तो बिल्कुल सही सम्मिलित है। कोरबा छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही सम्मिलित है। रत्नागिरी गुजरात, ये बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका गलत है। देखिए अंगुल उड़ीसा बिल्कुल सही। तो बताइए रत्नागिरी आपका कौन सा राज्य से आपका संबंधित है? गुजरात नहीं है तो कौन सा राज्य होगा? बताइए रत्नागिरी देखिए आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो एमपी में आपका स्थित है, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। एमएच हो जाएगा भैया, एमपी लिख दिए, महाराष्ट्र में स्थित है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राष्ट्रीय उद्यान राज्य सही सम्मिलित नहीं है? तो इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में है, तो ये तो भैया आपका बिल्कुल सही है, इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में है। देखिए एराविकुलम केरल में बिल्कुल सही सम्मिलित है। केंद्रमुख तमिलनाडु में ये आपका नहीं है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल गलत है। देखिए अभी हम इसका सही उत्तर बताएंगे। जेडेट नेशनल पार्क राजस्थान में, ये बिल्कुल आपका सही है। इसमें बोल रहा था, क्या बोल रहा था, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सम्मिलित नहीं है। जो कि देखिए केंद्रमुख कहाँ हो जाएगा? बताइए केंद्रमुख आपका राष्ट्रीय उद्यान वास्तव में कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में स्थित है, ध्यान में रखिए, कहाँ? कर्नाटक में है। तो इसको काटिए, लिखिए कर्नाटक में स्थित है केंद्रमुख, ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां प्रश्न देखिए, थोड़ा सा फास्ट में निकलेंगे भैया। सूची 1 सूची 2 में क्या? सूची 1 में प्रमुख खनन क्षेत्र है और राज्य हैं, ध्यान रखिए, इसमें सही आपको लोग को मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। देखिए खेतड़ी हो जाएगा आपका राजस्थान में। खेतड़ी के बारे में जो बच्चा अगर आप लोग नहीं जान रहे हैं तो भैया बीपीएससी की तैयारी मत कीजिएगा। 2 में देखिए मलाजखंड आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। देखिए राखा हो जाएगा आपका झारखंड। देखिए बेलाडीला आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। कितना इजी क्वेश्चन था भैया, तुरंत मिलान कर दिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 की ओर। बताइए ध्रुवीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? ध्रुवीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में आपका है यह ध्रुवीय उच्च दाब पट्टी से प्रभावित होती है, बिल्कुल सही है। यह जलवायु में ग्रीष्म ऋतु छोटी और शीत होती है, जबकि शीत ऋतु लंबी और अत्यधिक शीत होती है, ध्यान में रखिए। 2 भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें उतना टाइम लेने की जरूरत नहीं है भैया, हम आंसर बताते जाएंगे, आप लोग ध्यान में रखते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत दिन नहीं बचा हुआ है, थोड़ा सा जल्दी में हम लोग को फास्ट में निकलना है। देखिए वायुदाब क्या बोल रहे? वायुदाब ऊर्ध्ववर्ती विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? किसके बारे में? वायुदाब में ऊर्ध्ववर्ती वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है।
देखिए ए में आपका है वायु दाब ऊंचाई के साथ स्थिर रहता है, जो बिल्कुल ये तो आपका सही है। वायु दाब की ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ये भी आपका सही है। वायु दाब की ऊंचाई के साथ घटता है लेकिन समान दर से नहीं, बिल्कुल ये आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। वायु दाब की ऊंचाई के साथ अनियमित रूप से घटता बढ़ता रहता है, ये भी आपको बिल्कुल सही है। इसमें क्या बोल रहा है, वायु दाब की ऊर्ध्ववर्ती वितरण के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है। अरे भैया रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन को फिर से करते हैं, सही बोला था, हम गलत पढ़ लिए थे। तो एक तो गलत है, बी भी गलत है, सी आपका सही है, ध्यान रखिए। सी आपका सही है, डी भी आपका गलत है। देखिए वायु दाब के ऊर्ध्ववर्ती वितरण के संबंध में वायु दाब की ऊंचाई के साथ घटता है लेकिन समान दर से नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन एक में कोरियोलिस प्रभाव पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वीय बलों के कारण होता है, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही नहीं है। कथन दो में फैरल का नियम पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों के विचलन का व्याख्या करता है, ये आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए, ये आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, सी हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल दो कथन आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए कुछ काम आगे भी, क्योंकि घर पे आज पूजा है, पूजा के कारण हम लोग थोड़ा सा जल्दी में कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा चीज़ में। ठीक है, ईस्ट पैसिफिक राइज जो सागर नितल प्रशासन स्थल में से एक हैं, किन प्लेटों की अपसारी सीमा पर स्थित हैं, किन प्लेटों पर अपसारी सीमा पर आपका ये क्या है, अपसारी सीमा पर स्थित हैं। ये जो है सो आपका प्रशांत कोकोस नजगा उत्तरी अमेरिका में आपका के स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। घर पे पूजा भी है इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी निकल रहे हैं, आप लोग ये मत समझिएगा कि भैया इतना जल्दी जल्दी क्यों करवा रहे हैं, सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। घर पे थोड़ा पूजा भी है, सल्यानी पूजा होता है ना, आप लोग नहीं जानते होंगे शायद, वो बहुत लोग जानते भी होंगे। पनामा नहर निम्नलिखित में से किन महासागरों को जोड़ती है, तो पनामा नहर निम्नलिखित में से किन महासागरों को जोड़ती है, तो आपका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कहते हैं इजी क्वेश्चन था भैया ये। 45वां प्रश्न, जब किसी अभिसरण सीमा पर दोनों प्लेटों समुद्र प्रकृति की होती है तो निम्नलिखित में से सबसे संभावित परिणाम क्या होता है। तो जब किसी अभिसरण सीमा पर दोनों प्लेटों समुद्री प्रकृति की होती है तो निम्नलिखित में से सबसे संभावित परिणाम क्या होता है, सबसे संभावित परिणाम आपका क्या होता है, तो गर्तों का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है प्रश्न नंबर 46 के, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है आप लोग को बताना है। देखिए एक में आपका है समुद्र से दूर स्थित स्थानों को आर्द्रता अधिक होती है, बिल्कुल सही है। आर्द्रता बिल्कुल अधिक होती है, समुद्र से दूर स्थित स्थानों में आर्द्रता अधिक होती है, बिल्कुल सही नहीं है। सही कैसे बोल दिए भैया, सही नहीं है ये, वही ना मुझे सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उपमहाद्वीपों के आंतरिक भागों में दैनिक एवं वार्षिक तापमान परिवर्तन की सीमा अधिक होती है, ये आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर जो है। देखिए भैया अगर जल्दी जल्दी चक्कर में अगर कहीं को गलत हो जाता है तो आपसे भैया देखिए हाथ जोड़ के हमें क्षमा मांगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला प्राथमिक बल माना जाता है, अतः निम्नलिखित में से कौन सा बल महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला प्राथमिक बल माना जाता है। प्राथमिक बल आपका माना जाता है तो ये आपका ध्यान रखिएगा कौन सा माना जाता है। देखिए सौर ऊर्जा द्वारा उष्मन को माना जाता है, पवन को माना जाता है, क्रियोलिसिस बल को माना जाता है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। तथा महासागरीय धाराओं के निम्नलिखित युग्मों और उनके प्राकृतिक विचारों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराएं हो गए सारे, ये प्राकृतिक हो गया, इसमें कौन सा सही सुमेलित है ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में आपका गल्फ स्ट्रीम उष्ण जलधारा, इसको जो काट देंगे भैया पढ़ाने छोड़ देंगे हम। क्रियोसिस धारा उष्ण जलधारा बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। अग्लुहास धारा शीत जलधारा बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। बताइए वायुमंडल का केवल एक छोटा सा भाग होने के बावजूद जलवाष्प महत्वपूर्ण है क्योंकि, बताइए वायुमंडल का केवल एक छोटा सा भाग होने के बावजूद जलवाष्प महत्वपूर्ण है क्योंकि, बताइए क्योंकि, क्योंकि यह मेघ सृजन एवं मौसमी परिघटनाओं को संभावित करता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान व्युत्क्रमण
की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रबल होती है? बताइए, तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रबल होती है? तो उष्ण पवन पर परत शीत पवन ऊपर होती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 51 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय राशियों के प्रमुख स्रोत क्षेत्र हैं? मतलब निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडलीय राशियों के प्रमुख स्रोत क्षेत्र हैं? कौन सा प्रमुख स्रोत क्षेत्र है आपका? है तो आपका उच्च अक्षांशीय ध्रुवीय तथा निम्न अक्षांशीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए वायुमंडल राशियों, एक सेकंड, वायुमंडलीय राशियों के प्रमुख स्रोत क्षेत्र वे होते हैं जिसमें विस्तृत रूम समरूप और स्थित होते हैं, जिसे वायु की सतह के गुणों की आत्मसात कर सके, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 52 की ओर। तो लेटेराइट मृदा सामान्यतः भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है? बताइए लेटेराइट मृदा भारत के किन किन राज्यों में आपका पाई जाती है? तो देखिए आपका कर्नाटक में पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तीनों में आपका जो है सो लेटेराइट मृदा आपका पाई जाती है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन पे भैया हम जो अपना जोड़ डालते नहीं है। वन प्रकार है और प्रमुख वनस्पति हैं, ये आपका सारे हो गए हैं, वन प्रकार के हो गए हैं, इसके सारे आपका प्रमुख वनस्पति हो गए। बताइए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ये आपका किस में हो जाएगा? बताइएगा, अपने से कुछ तो बताइए भैया। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ए में हो जाएगा लंबे वृक्ष एवं लताएं बड़े, ध्यान में रखिएगा। ये हो जाएगा सी में। मुझे समशीतोष्ण पर्णपाती ये आपका हो जाएगा ओक चेस्टनट वर्क, ध्यान में रखिएगा। देखिए बेरियल वन हो जाएगा आपका ए में हो जाएगा स्प्रूस फर और पाइन। भूमध्य सागरीय वन आपका हो जाएगा जैतून साइप्रस कॉर्क ओक, ध्यान में रखिए। ये सारा आपका हो गया प्रमुख वनस्पति हो गया और ये सारा आपका वन के प्रकार हो गए, ध्यान रखिएगा चीज को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, यहाँ सेट में आपका लिखा हुआ है VVI क्वेश्चन है ये, कहीं से भी इससे आपका क्वेश्चन पूछा था। जैसे बता देगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का आपको ऑप्शन दे देगा, आपको 3 को दे देगा, 1 को दे देगा, फर दे देगा, तो आप लोग वहाँ फंस जाइएगा। कहीं आपको ओक सिर्फ दे दिया तो आप लोग फंस जाइएगा, इसलिए आपको पूरा याद करना बेहद जरूरी है। 54 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित युग्मों शीतोष्ण घास स्थल स्थान पर विचार कीजिए, कैमरा कितने सुमेलित है ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में आपका है प्रेइज रॉकी और ग्रेट लैक्स के बीच, बिल्कुल आपका सही सुमेलित। बी में है स्टेपीज कला सागर और मंचूरिया के बीच, बिल्कुल आपका सही है। बेल्ट में क्या है डेक्रेंस वर्ग पर्वत और कालाहारी बरोस्थल के बीच, ध्यान रखिए बिल्कुल सही है। डाउन्स बिल्कुल आपका सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 आपका सुमेलित है, आप लोग याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम जल्दी में भी है, बात को थोड़ा सा समझिएगा, हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ये विश्व का बाघ पद का प्राय भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से जोड़ा जाता है, क्योंकि विश्व का बाघ पद को प्राय भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से जोड़ा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र फलों और मेवों के विविध वृक्षों की खेती का समर्थन करता है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा 56 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या है। तो क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए ए में आपका ए तो गलत है, बी में है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी, जिनका उद्देश्य अंतर राजकीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना था, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। इससे अनुच्छेद 263 बोला, हम समझ गए कि गलत है। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि ये देख के आप लोग बता दीजिएगा कि सही है कि नहीं है। सो अनुच्छेद या विषय वस्तु कौन सा सुमिलित नहीं है, ये आप लोग को बताना। देखिए अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा क्या आपका सही सुमिलित है? क्या आपका सही सुमिलित है, बताइए। तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, बिल्कुल सम्मिलित है। अनुच्छेद 365 प्रशासनिक अधिकरण, बिल्कुल आपका सम्मिलित नहीं है, अभी इसका हम बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, बिल्कुल आपका सही है। 368 के संबंधित आपका विषय वस्तु सारा ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 365 आपका गलत है। देखिए अनुच्छेद 365 हो जाएगा
यदि किसी राज्य द्वारा संघ सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफलता होती है तो उन्हें लागू नहीं किया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारों में अनुच्छेद 323 के ए के अंतर्गत किया गया है। कितना अनुच्छेद? ये आपका हो जाए अनुच्छेद 323 का ए, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58 की ओर। बताइए किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो केशवानंद भारतीय मामला क्या ये है? तो ये आपका बिल्कुल है। देखिए मिनर्वा मिल्स मामला ये भी आपका जो है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना संविधान का कौन सा नहीं? तो ये आपका नहीं है। पेरू यूनियन मामला, लास्ट ऑफ इंडिया ये भी है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। बोर्ड तक कौन सा आपका नहीं है। 59 नंबर प्रश्न बताइए भारत के एक व्यक्ति जो पाकिस्तान में प्रव्रजन कर रहा था, जिस तिथि के बाद लौटकर भारत आया तो आवेदन से पहले वह 6 माह तक भारत में रहा तो वह भारतीय नागरिक बन सकता था। क्या ये बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? एक व्यक्ति जो पाकिस्तान में प्रव्रजन कर गया था, एक सेकंड भैया, अच्छा बस वही हो गया भैया। जो एक व्यक्ति पाकिस्तान में प्रव्रजन कर रहा था, किस तिथि को भारत लौटेगा, उसको आवेदन से पहले 6 माह तक भारत में रहेगा तो वह भारत का नागरिक बन सकेगा। कब तक बताइए? तो आपका 1 मार्च 1947 का पहले 6 मंथ जो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पूरा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान गया उसे समानता भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 60 की और इसका आंसर भी आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हर बार 2 क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं, तो ये क्वेश्चन ये 2 आप लोग के लिए है। तो ये निम्नलिखित भारतीय उपराष्ट्रपतियों और उनके निर्वाचन के कालाक्रम के सागर व्यवस्थित कीजिए। तो निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों को उनके निर्वाचन के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका निर्वाचन कालाक्रम के साथ व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर को आप लोग को चुनना है। देखिए पहला आपका कौन सा हो जाएगा बताइए? पहला तो देखिए आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपका पहला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रपति को उनके निर्वाचन, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति बने, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक भार संभाला था। उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? अरे यार भैया गलत हो गया ये, नहीं बिल्कुल ठीक है भैया। उसके बाद आपका हो जाएगा बीबी गिरी। बीबी गिरी बताइए। बीबी गिरी देखिए आपका, जिन्होंने आमतौर पर बीबी गिरी के नाम से जाना जाता था, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इन्होंने पद 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक संभाला था। ध्यान रखिए ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा जगह फरुद्दीन अल अहमद, ये आपका चौथा हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ये आपका कब तक का पद संभाले थे? देखिए फरुद अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक अपने निधन तक भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे थे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकता से वंचित करने का वैध आधार है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकता से वंचित करने का वैध आधार है? अगर ये आंसर आपको अगर नहीं पता होगा तो बीपीएससी की तैयारी नहीं कीजिएगा भैया, ध्यान रखिएगा। ये धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करना, ये बोला कौन सा वंचित है? ये बिल्कुल वंचित है, वैध आधार है। ये 7 वर्षों तक विदेश में निवास करना, ये भी संविधान के प्रति निष्ठा न रखना, ये भी आपका ध्यान में रखिए। कौन सा भारतीय नागरिकता के वंचित करने का वैध आधार, ये तीनों आपका है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर कितना बताइए? प्रश्न नंबर 63 है। बताइए किस अधिनियम में संशोधन कर उसे वर्ष 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम दिया गया है? बताइए क्या बोल रहा है? किस अधिनियम में संशोधन कर उसे वर्ष 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम दिया गया है? कहाँ दिया गया है तो बताइएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान है, यह किसी भी रूप से इसका अभ्यास प्रतिबंधित किया गया है। ध्यान रखिए जो कार्य
जो भी कार्य अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी प्रकार का बाधा या भेदभाव को लागू करता है तो वह अपराध माना जाता है और कानूनी रूप से दंडनीय होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 74 बताइएगा 64। देखिए भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? किसके बारे में? भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में आपका है, यह संघ सरकार के कार्यपालिका संरचना का सर्वोच्च निर्णायक निकाय है, जो बिल्कुल सही है। 2 में आपका, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर जो होगा। 1 और 2 कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है प्रश्न नंबर 65 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को स्वीकृत कर दे सकता है, जिसकी स्वीकृति रोक सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है? बताइए क्वेश्चन क्या था भैया, आप लोग भी कुछ तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को स्वीकृत दे सकता है, उसकी स्वीकृति को रोक सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है? इसका सही उत्तर आपका अनुच्छेद 311 के तहत ना बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। बताइए सूची 1 में अनुच्छेद दिया हुआ, सूची 2 में आपका नीति निर्देशक तत्व दिया है। बताइए अनुच्छेद 43 अनुच्छेद 43 आपका किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 43 जो है सो आपका राज्य सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह योग मंजूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। ध्यान में रखिएगा। आज के श्रमिकों, चलिए थोड़ा सा इसको जूम आउट करना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर भैया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका हम देखिए हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे स्टार मार दिए हैं। प्लीज इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर देखिए मेरे पास नहीं है, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 67 की ओर। तो 67 नंबर देखिए सूची 1 में क्या है, मामला है। अब सूची 2 में देखिए क्या है, मूल संरचना के तत्व रूप में घोषित है। बताइए इंदिरा साहनी हो जाएगा आपका। ध्यान रखिए इंदिरा साहनी आपका हो जाएगा। देखिए 2 में विधि का शासन, बताइए भीम सिंह जी हैं, इनका हो जाएगा आपका कल्याणकारी राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय। तो कुमार पदम प्रसाद आपका किस में हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। बताइए होलोहान, ये आपका जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। ये वीडियो को इसको थोड़ा सा भी आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है। बीबीआई क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ध्यान रखिए। अगला 68 नंबर प्रश्न बताइए सूची 1 में आपका अधिनियम दिया हुआ, सूची 2 में आपका वर्ष दिया है। बताइए वायु अधिनियम किस वर्ष आपका है? क्या बोल रहा है इसका थोड़ा सा सोल्यूशन। पहला नंबर का देखिए वायु अधिनियम के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 ये आपको देखिए, ये पहले 1974 मिल गया। इस अधिनियम में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण करना तथा जल स्वच्छता और गुणवत्ता को बनाए रखना स्थापित करता है। ध्यान रखिएगा। बताइए जैव विविधता अधिनियम आपका कहाँ कौन सा हो जाएगा? तो जैव विविधता अधिनियम आपका। ध्यान रखिएगा आपका हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए, इसका आंसर देखिए वायु अधिनियम किस में हो जाएगा? तो वायु अधिनियम आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा 1 में 1981 वर्ष। ये सर आपका अधिनियम में हो गया, ये सर आपका वर्ष हो गया। जैव विविधता अधिनियम आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, भी हो जाएगा 2 में 2002 में। देखिए पर्यावरण अधिनियम हो जाएगा 1986 में। जल अधिनियम 1974 में। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा भैया। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए जिला खनिज फाउंडेशन डीएमएफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? किसके बारे में? बताइए जिला खनिज फाउंडेशन डीएमएफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है? तो देखिए कथन 1 में आपका है, यह एक गैर लाभकारी संस्था है जिसे खान और खनिज विकास एवं विनियम संशोधन अधिनियम 1915 के तहत स्थापित किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका यह खनन को प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करता है, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। 3 में आपका है, यह राज्य सरकारों को खनिज अन्वेषण के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार देता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर जो है। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। माफ कीजिएगा भैया, आज थोड़ा सा हम लोग को देखिए हम पूजा मेरे घर पे, इसलिए हमको जाना जरूरी है, कुछ सामान उमान लाना है। तो निम्नलिखित राज्यों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उनके वन एवं वृक्ष
आवारण में वृद्धि के आधार पर घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। क्रमबद्ध कीजिए क्या बोल रहा है? निम्नलिखित राज्यों को भारत वन रिपोर्ट स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार उनके वन एवं वृक्ष अनावरण में वृद्धि के आधार पर घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ध्यान में रखिएगा, घटते क्रम में बोल रहा था। देखिए पहला आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए पहला आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा आपका उड़ीसा, उसके बाद हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए बहुत इजी क्वेश्चन था भैया, ध्यान रखिएगा। चलिए 71वां प्रश्न बताइएगा, ग्लोबल मैंग्रोव अलियांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है। तो कथन एक में देखिए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जिसकी शुरुआत वर्ष 1918 में वर्ल्ड ओशन समिट में की गई थी, जो कि बिल्कुल सही है। 2 में, यह गठबंधन विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी के माध्यम से मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए कार्य करता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। 3 देखिए आपका क्या हो रहा है, यह केवल मैंग्रोव जैव विविधता के संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर जो है 1 और 2 आपका सही। किसके बारे में? ग्लोबल मैंग्रोव अलियांस के संदर्भ में जो कथन सही है वो भी 1 और 2 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 72 की ओर। बताइए 72 क्वेश्चन का आंसर हम क्या बताएंगे? भारत के किस वर्ष में रामसर अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता बना है? बताइए भारत किस वर्ष में रामसर अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता बना है? तो किस वर्ष बना था? तो आपका 1982 में बना था। देखिए भारत रामसर सम्मेलन का एक अनुबंधन पक्ष है जिन्होंने 1971 में ईरान रामसर स्थल नगर पर हस्ताक्षरित किया था, और भारत 1 फरवरी 1982 को औपचारिक रूप से इस सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता बना था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 73वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्वयं स्थानीय इन सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है? तो ये निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय इन सूट संरक्षण का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो वनस्पति उद्यान नहीं है। ध्यान रखिएगा। देखिए स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण प्रजाति को उनके प्राकृतिक आवासों की संरक्षित करता है। उदाहरणों में शामिल है कि बायोस्फीयर रिजर्व न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप वाले संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र हैं। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 74 की ओर। विषुवत रेखा के निकट पाया जाता है। विषुवत वर्षा वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसकी मृदा कृषि में अनुपयुक्त होती है। उपयुक्त कथन किस प्रकार के वन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? किस प्रकार के वन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? चलिए बताइए। तो आपका ये कहता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का आपका ध्यान रखिए सर्वोत्तम वर्णन करता है। क्वेश्चन क्या था? विषुवत रेखा के निकट पाया जाता है, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और इसकी मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। उपयुक्त कथन किस प्रकार के वन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उपयुक्त वर्णन सर्वोत्तम वर्णन करता है। ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और यह ऋतुओं के समान रूप से वितरित रहती है, जिसे धनी तथा सजीव वनस्पति को समर्थन मिलता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 75 देखिए, बिहार बजट 2025-26 के निम्नलिखित में से किन किन स्थानों पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण की घोषणा की गई है? बताइए बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किन किन स्थानों पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण की घोषणा की गई है? बताइए किन किन जगहों पर की गई है? तो ये आपका किया गया है देखिए सुल्तानगंज और रक्सौली में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बिहार बजट 2025-26 के क्षेत्रीय हवाई संपर्क और अवसंरचना विकास को प्रोत्साहित करने हेतु सुल्तानगंज, भागलपुर जिला एवं रक्सौल, पूर्वी चंपारण जिला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा। अब वीडियो हो गया समाप्त भैया। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thanks for the watching.